नमस्कार दोस्तों सर्वाइकल एमआरआई में गर्दन के पीछे की हड्डियों की विस्तृत छवियां तैयार की जाती है और इस टेस्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। टेस्ट के दौरान एमआरआई मशीन व्यक्ति के शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिससे कि शरीर में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ संरेखित करता है। मशीन में लगा ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों को मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से में भेजता है जिससे कि परमाणु संरेखण से बाहर निकल आते हैं। जब रेडियो तरंगे जानी बंद हो जाती है तो ये परमाणु दोबारा से संरेखित हो जाते हैं और अलग अलग संकेत भेजते हैं और स्कैन किए गए हिस्से की विस्तृत छवियां बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण देखे जाते हैं जैसे कि गर्दन, भुजा या कंधे में दर्द जो उपचार के बाद भी कम नहीं होता, या फिर पैरों की कमजोरी या सुन्नता जैसे लक्षणों के साथ गर्दन में दर्द होना, तो ऐसे लक्षण होने पर या ऐसे लक्षण देखे जाने पर डॉक्टर जो है वो सर्वाइकल एमआरआई स्कैन के लिए सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ परिस्थितियों का पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट किया जा सकता है जैसे कि रीढ़ में जन्म के समय से कोई दोष या असामान्यता होना, रीढ़ की हड्डी में चोट होना, रीढ़ में इन्फेक्शन या रीढ़ में ट्यूमर, रीढ़ में गठिया, या फिर ये टेस्ट रीढ़ की सर्जरी से पहले या बाद में भी किए जा सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई कौन नहीं करा सकता है। तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रूप से एमआरआई स्कैन करा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इस टेस्ट को कराने की सलाह नहीं दी जाती है। जैसे बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान एमआरआई स्कैन की सलाह नहीं दी जाती है। धातु प्रत्यारोपण या मेटल इम्प्लांट की बात करें तो यदि आपने अपने शरीर में कहीं भी मेटल इम्प्लांट कराया है, हालांकि मेडिकल स्टाफ मामले या स्थिति के आधार पर स्कैन को लेकर सुरक्षा मानक तय करेंगे, क्योंकि कुछ प्रत्यारोपण जो होते हैं, जैसे बात की जाए पेसमेकर की, तो इसमें एमआरआई को सुरक्षित रूप से किया जाना बेहद जरूरी है। और बात की जाए टैटू की, तो कुछ टैटू में सूक्ष्म रूप से धातु होती है जिसके कारण आपको स्कैन के दौरान असुविधा या फिर गर्मी महसूस हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है। तो दोस्तों आपको टेस्ट से 6 घंटे पहले कुछ न खाने पीने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट को सूचित करना चाहिए, जैसे कि आप में हार्ट पेस मेकर लगा हो। दोस्तों पेस मेकर एक छोटा और बैटरी से चलने वाला उपकरण है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अनियमित दिल की धड़कन या दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रहा होता है। साथ ही साथ अगर आपने कान का प्रत्यारोपण करवाया हो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुनने में कठिनाई को दूर करने के लिए कान या उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप में प्रोग्रामेबल शंट लगा हो या फिर स्टेंट लगा हो, स्टेंट जो है ये एक छोटी ट्यूब होती है जिसकी मदद से डॉक्टर ब्लॉकेज को खोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इम्प्लांटेड सिमुलेटर्स या डिवाइसेस लगे हों, ये दर्द को कम करने और तंत्रिका कार्य को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस होती है। या फिर आप में इम्प्लांटेड ड्रग पंप लगा हो, या फिर एन्यूरिज्म क्लिप एंड कॉइल लगी हो। ये धातु की बनी छोटी सी क्लिप होती है जिसकी मदद से एन्यूरिज्म में रक्त प्रवाह को रोका जाता है। या फिर आपके शरीर में धातु के टुकड़े हों जैसे कि बुलेट्स, छर्रे या धातु का किसी अन्य प्रकार का टुकड़ा हो, या फिर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हो, या अगर आप घंटे भर तक पेट के बल लेटने में असमर्थ हो, तो ऐसी कुछ स्थितियों में आपको डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट को सूचित करना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको बंद स्थानों से डर लगता है तो इस बारे में डॉक्टर को बताएं ताकि वे आपको हल्के सिडेटिव ड्रग्स दे सकें। इससे आपको नींद आएगी और चिंता और घबराहट कम होगी। ध्यान रहे कि टेस्ट से पहले सभी आभूषण और कीमती सामान जैसे कि घड़ी, चाबी निकाल दें, या अगर आपके साथ कोई सहयोगी आया है तो उसे दे दें, या आप चाहे तो घर पर भी इस तरह का सामान छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये सब एमआरआई वाले कमरे में लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों एमआरआई स्कैन में आमतौर पर कुछ चरण यानी कि स्टेजेस शामिल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले रेडियोग्राफर आपको स्कैन वाले कमरे में जाने से पहले डेंचर यानी कि नकली दांत, विग और अन्य धातु की वस्तुओं को हटाने का निर्देश देंगे। कुछ अस्पताल और नैदानिक केंद्र आपको वहां से मिलने वाला गाउन पहनने के लिए कह सकते हैं। टेस्ट के लिए एक टेबल पर लेटना होता है जो एमआरआई स्कैनर के अंदर स्लाइड होगी। कुछ मामलों में टेस्ट के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया जाता है। बता दें कि एक विशेष तरह की डाई है जिसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद टेस्ट करने से स्कैनिंग फोटो और भी स्पष्ट आती है। यदि डॉक्टर को टेस्ट से पहले इस डाई के प्रयोग की ज़रूरत लगती है तो वे इसे बांह की नस में इंजेक्ट करेंगे। टेस्ट के दौरान ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फोटो धुंधली या फिर अस्पष्ट आ सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में 30 से 60 मिनट या कई बार इससे ज़्यादा समय लग सकता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई में आपको कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में आमतौर पर दर्द नहीं होता है, लेकिन जिस टेबल पर आप लेटेंगे वो ठंडा और कठोर लग सकता है, जिसकी वजह से आप कुछ असहज हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आप रेडियोलॉजिस्ट से कुछ ओढ़ने के लिए पूछ सकते हैं। चूँकि टेस्ट के दौरान मशीन से शोर आ सकता है और ऐसे में आप ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान गर्मी महसूस होना सामान्य है और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किया जाता है तो आपको बांह के उस हिस्से में ठंडा एहसास हो सकता है जहां पर इंजेक्शन लगाया गया हो। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई के परिणामों यानी कि रिजल्ट्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों नॉर्मल रिजल्ट जो है ये सामान्य है, तो ये इस बात का इशारा है कि रीढ़ का हिस्सा और गर्दन की नसें सामान्य हैं। और यदि रिजल्ट नॉर्मल नहीं है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि गर्दन में हड्डियों और उपास्थि को नुकसान होना, स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि सर्वाइकल स्पाइन में सिकुड़न होना, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि हड्डी का इन्फेक्शन, रीढ़ का इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी की चोट या दबाव, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होना, उम्र बढ़ने की वजह से हड्डियों को नुकसान होना, या फिर डिस्काइटिस होना यानी कि डिस्क की सूजन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई के लाभ और जोखिम क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट के साथ जुड़े कुछ जोखिमों की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट डाई के प्रयोग से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। मेटल इम्प्लांट की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि एमआरआई मशीन में मौजूद मैग्नेट की वजह से पेसमेकर और धातु वाले अन्य प्रत्यारोपित चीज़ों में शरीर के अंदर खराबी आ सकती है। या फिर कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग किडनी की बीमारियों से ग्रस्त ऐसे लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और बात की जाए इस टेस्ट से जुड़े कुछ लाभों की, तो इस प्रक्रिया में आमतौर पर दर्द नहीं होता है, इसमें रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है और एमआरआई में स्पष्ट छवियां प्राप्त होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई के बाद क्या होता है। तो दोस्तों आप इस टेस्ट के तुरंत बाद अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको सेडेटिव ड्रग दिया गया है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी भरोसेमंद के साथ आएँ। सुनिश्चित करें कि टेस्ट किए जाने के 24 घंटे बाद तक आपके पास कोई मौजूद रहे और टेस्ट के दिन किसी तरह की भारी या फिर जोखिम भरी मशीन का संचालन करने से बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कॉन्ट्रास्ट बनाम गैर कॉन्ट्रास्ट सर्वाइकल एमआरआई के बारे में। तो दोस्तों टेस्ट के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि प्रभावित हिस्से की अधिक स्पष्ट फोटो प्राप्त की जा सके। डाई का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब सॉफ्ट टिश्यू में चोट की आशंका होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिना डाई के फोटो स्पष्ट नहीं आती है। एडिमा, खून जमा होना वगैरह जैसी स्थितियों के निदान के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई की आवश्यकता नहीं होती है। डाई को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। जब तकनीशियन कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं तो आप ठंडा महसूस कर सकते हैं और दुर्लभ मामलों में किसी व्यक्ति को डाई से एलर्जी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है और उसे डायलिसिस की आवश्यकता है तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट डाई हानिकारक हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल एमआरआई के साथ और कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। तो इस टेस्ट के साथ किए जाने वाले अन्य टेस्ट में हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, बायोप्सी और पीईटी। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबद्ध यानी कि जुड़े होने चाहिए। ये जो जानकारी है इस वीडियो में आपको दी गई है, ये शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और ये किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।